अगर आप यूरोप ट्रैवल प्लान कर रहे हो और शेंगन वीजा के प्रोसेस में फंसे हो तो इसका मतलब पैसे तो काफी हैं आपके पास अगर यूरोप ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो तो। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। जस्ट किडिंग। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। 4 बार खुद का वीजा अप्लाई करके एंड 20 से ज्यादा लोगों को वीजा लगवाने के बाद इस वीडियो में मैं लाया हूं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली हर किसी के दिमाग में आते हैं जब वो अपना फर्स्ट टाइम शेंगन वीजा अप्लाई करते हैं। मेरा नाम है सुमित निरानी और मेरे शेंगन वीजा गाइड वाले वीडियो को आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया कि मुझे लगा एक FAQs का एपिसोड बनाना तो बनता ही है बॉस। अगर आप भी चाहते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना शेंगन वीजा का तो मेरे चैनल पे दिए गए ये वीडियो को याद से देख लेना। वन इंपॉर्टेंट बात, नीचे टाइम स्टैम्प से आप कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बैकलॉग के, क्योंकि एक बार भी वीजा रिजेक्ट हुआ नहीं है। एडिटर काट देना। ठीक है, समझ गया। जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में डाउट आता है कि वीजा फॉर्म भरने से पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। आई वुड से जरूरी नहीं है, पर आप अपॉइंटमेंट पहले ले लो। अपॉइंटमेंट आप पहले बुक इसलिए करो क्योंकि समर के पीक सीजन में आपको इजीली 30 to 40 डेज के बाद की डेट मिल सकती है। फॉर्म तो आराम से आप 1 से 2 दिन में भर ही लोगे, पर ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट एंड बुकिंग करने में आपको लगेगा आराम से 6 से 7 दिन का टाइम। तो मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 7 डेज तो इजीली हो। दूसरा सवाल जो अक्सर लोगों के माइंड में आता है कि यार कौन सी एम्बेसी से अप्लाई करना ईजीएस्ट होता है। देखो, मैंने पर्सनली ना पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन जिसका BLS के थ्रू होता है वीजा अप्लाई कर रखा है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जर्मनी एंड स्पेन का रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। इटली इज ऑल्सो वेरी लीनियंट एम्बेसी फॉर इंडियंस, वाइल फ्रांस एंड नीदरलैंड्स हैव हायर रिजेक्शन रेट। सो अगर आप पेरिस या एम्स्टर्डम जाने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि ये आपकी मेन डेस्टिनेशन ना हो। मेन डेस्टिनेशन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो डेस्टिनेशन होती है 28-29 शेंगन कंट्रीज में जिसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। तो यूजुअली वही रिकमेंड होता है कि जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे आप उसी कंट्री के एम्बेसी में अपना वीज़ा अप्लाई करो। तो अगर आपको पेरिस या एम्स्टर्डम जाना है देन मेक श्योर कि फ्रांस या नीदरलैंड्स आपका मेन स्टे ना हो। तीसरा सवाल जो अक्सर फर्स्ट टाइमर्स को आता है कि क्या फ्लाइट टिकट्स पहले से बुक करनी पड़ती है क्या? देखो, नहीं, फुल पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। आप डमी बुकिंग्स या रिफंडेबल टिकट्स दिखा सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो डमी टिकट्स बुक करना एक स्मॉल फी देकर देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मेरी अदर पेड सर्विसेज आपको पिन कमेंट पे मिल जाएगी। बट ये चीज़ याद रखें कि एम्बेसी कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप फ्लाइट बुक करोगे। वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं एक आइटिनरी या फिर आपका रफ आइडिया कि आप कौन से डेट को जाओगे और कौन से डेट को वापस आओगे और कौन कौन से दिन शेंगन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करोगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल एडवांस में पे करना है। इसके बाद लोगों के मन में एक सिंपल सा डाउट आएगा कि यार रिफंडेबल टिकट्स को मैं बुक कैसे करूं। देखो, GoIbibo, ईज माई ट्रिप या मेक माई ट्रिप जैसे OTAs पर जाओ। फ्लाइट सर्च करते हुए फिल्टर या टैग देखना, क्योंकि किसी में फ्री कैंसिलेशन होता है, किसी में 100% रिफंडेबल होता है। कुछ साइट्स आपको छोटे से एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं लेकिन आप टिकट कैंसिल करके ऑलमोस्ट फुल रिफंड कर सकते हो। बहुत बार तो मैंने ये किया है कि मैं एयरलाइन की वेबसाइट पर जाता हूँ और वहाँ पे फ्लेक्सिबल फेयर या फिर रिफंडेबल फेयर का ऑप्शन देख लेता हूँ। प्लस प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई सस्ते फेयर वाली टिकट ना ले लें क्योंकि मोस्टली वो नॉन रिफंडेबल फेयर होती है। ऑलवेज रीड कैंसिलेशन पॉलिसी बिफोर द पेमेंट। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यार कवर लेटर कैसे लिखना चाहिए, क्या कोई सैम्पल मिल सकता है? वीज़ा कवर लेटर होता क्या है? एक फॉर्मल लेटर होता है जिसमें आप अपनी ट्रिप की पर्पस, आइटिनरी, अपनी खुद की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन और अपने रिटर्न प्लान एक्सप्लेन करते हो। ये लेटर जो होता है वो इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए होता है जिससे वो समझ सके कि आप कौन हो, क्यों ट्रैवल कर रहे हो और वापस इंडिया आने का स्ट्रॉन्ग रीज़न है भी या नहीं। कुछ वेग बट इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि ट्रिप का ब्रेकडाउन उसमें याद से लिखो, अपनी होटल बुकिंग्स का मेंशन करो, फ्लाइट्स दिखाओ और फाइनेंशियल बैकअप मेंशन करो कि ITR आप दे रहे हो या बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो या फिर जॉब बिजनेस का प्रूफ दे रहे हो। टोन काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल रखो, अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे आप मैसेज नहीं कर रहे हो। और हाँ, अगर आप चाहते हो वो कवर लेटर टेम्पलेट जो मैंने यूज़ किया था और जिससे मुझे 2 साल का शेंगन वीज़ा मिला, आई हैव गॉट इट, अ वीज़ा फॉर 2 years फॉर शेंगन कंट्री, तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो @fatfoodie। आई विल शेयर द टेम्पलेट विद यू फॉर अ वेरी स्मॉल फी। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। अगला क्वेश्चन जो है वो लिटरली इतने सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, मैं आपको क्या बताऊं, तो उसका आंसर कर ही देता हूं। बैंक में बैलेंस कितना दिखाना पड़ता है?
देखो, रफ रूल ऑफ थंब यही है कि अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए दिखाओ अपने 10 दिन के ट्रिप का, प्लस होटल या फ्लाइट की बुकिंग्स ऑलरेडी दिखानी इंपॉर्टेंट है। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि 15 to 20,000 पर डे पर पर्सन होना ज़रूरी है। कुछ और प्रो टिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि बैलेंस सिर्फ एक दिन का नहीं, कंसिस्टेंट बैलेंस ओवर द लास्ट 3 to 6 मंथ पीरियड होना चाहिए। ट्राई करो कि अपने पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट दो, अपने दोस्त या फिर फ्रेंड की नहीं, अनलेस वो आपको 100% स्पॉन्सर कर रहे हैं। और हाँ, लास्ट दिन पे अगर कोई सडन फंड ट्रांसफ़र हो गया 2-3 लाख रुपए का जस्ट बिफोर यू आर अप्लाइंग, तो वो एम्बेसी वाले यूजुअली एक रेड फ्लैग कंसिडर करते हैं। ऑल्सो हाँ, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट लगा दी थी, जो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि लास्ट डे पे वो एनीवे BFS वाले एक्सेप्ट नहीं करते और आपको वापस दे देते हैं। TLDR यही है कि वीज़ा ऑफिसर को ये भरोसा चाहिए कि आपके पास यूरोप में रहने, घूमने और वापस आने के लिए काफ़ी पैसा है, क्योंकि ट्रस्ट मी, यूरोप जाना लास्ट कुछ ईयर में बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन आया था कि यार मैंने तो कभी ITR फाइल ही नहीं किया है। मैं आई थिंक SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, जो मुझे ITR फाइल करने की उसमें नीड नहीं पड़ती। तो देखो, अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो वीज़ा अप्रूवल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। ITR इनकम प्रूफ होता है जो दिखाता है कि आप एक तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल हो और इंडिया वापस आने में सक्षम हो। अगर ITR नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट या बिजनेस प्रूफ प्लीज अटैच कर देना। बट आइडियली इफ यू टेक माय ओपिनियन, वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक बार ITR फाइल ज़रूर कर लेना, वो तो बेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट आपकी ट्रैवल डेट से कितने दिन पहले बुक करना चाहिए। देखो, आइडियली आपको 2 से 3 महीने पहले बुक करना चाहिए, स्पेशली समर सीजन में स्लॉट्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी फुल हो जाते हैं। वैसे तो मैंने जर्मनी का वीज़ा एक बार लिटरली 25 दिन पहले अप्लाई किया था, बट लकीली हो गया था। फ्लाइट से लिटरली एक दिन पहले पासपोर्ट आया, सो आई वुड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क अगेन। इसके बाद नेचुरली क्वेश्चन आता है यार ठीक है, VFS में चला गया, डॉक्यूमेंट सारे दे दिए, बट अब ये वीज़ा प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगेगा। देखो, नॉर्मली 10 से 15 दिन तो लगते ही हैं। कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एम्बेसी, पब्लिक हॉलीडेज़ या कोई पीक सीजन है जैसे समर या कोई कॉन्सर्ट या फुटबॉल लीग। बट आइडियली 14 to 15 डेज में आपके पास वीज़ा आ जाता है, या आंसर तो आ ही जाता है एटलीस्ट। ओके, दिस वन इज़ अ बिगनर ट्रैप क्वेश्चन। प्रीमियम लाउंज से अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रीमियम लाउंज सिर्फ VIP ट्रीटमेंट देता है आपको। चाय, कॉफ़ी, AC अप्रूवल एम्बेसी डिसाइड करती है, VFS नहीं। आई तो वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसको अवॉइड कीजिए एंड सेव योर सेल्फ सम मनी। आई एम रियली सॉरी VFS। इसके बाद जो लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या ये ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए? बिल्कुल मैंडेटरी है। मिनिमम 30,000 यूरोज़ का कवरेज चाहिए आपको। कंपनी जैसे टाटा AIG, रिलायंस, रेलिगेयर, ICICI लॉम्बार्ड की ट्रैवल इंश्योरेंस सेफ ऑप्शंस हैं। यू कैन चेक देम आउट एट पॉलिसी बाज़ार। मैंने हर बार वहाँ से ही लिया है। देखो, वैसे तो आप ये वीज़ा के लिए बुक कराओगे ही, बट इन जनरल मैं कितना भी अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ, इवन इन दोज कंट्रीज जो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं रखती, आई ऑलवेज गेट द ट्रैवल इंश्योरेंस। कि मुझे लगता है भाई 1000-1500 दे के अगर आपके पास एक मेंटल सेफ्टी है कि भाई अगले फॉरेन देश में मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे एयर एम्बुलेंस मिल जाएगा, वहाँ का जितना भी मेरा खर्चा हो रहा है वो रिइम्बर्स हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई $50 के आसपास डिडक्टेबल रहता है, तो ये मेंटल सेफ्टी होना आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। नहीं तो बाहर के हॉस्पिटल में आप जाओ तो पैसा और बैंक बैलेंस यूँ खाली होगा ना, अगर आपको वैसे अपॉइंटमेंट मिल गया तो। क्योंकि इंडिया की तरह तो है नहीं कि आपने वॉक इन किया और अपॉइंटमेंट मिल गए। एज एन इंडियन वी शुड रियली अप्रिशिएट आवर हेल्थ केयर सिस्टम। इतने सारे डॉक्टर जो आप लिटरली वॉक इन करके अपॉइंटमेंट मिल जाती हो, बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे तो इतना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, बट टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा में डिफरेंस क्या होता है? देखो, टूरिस्ट वीज़ा आप लेते हो अगर आप लेजर के लिए जा रहे हो, ट्रैवल के लिए जा रहे हो, साइट सीइंग या फैमिली विजिट के लिए लेते हो तो आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। ऑन द अदर हैंड, बिजनेस वीज़ा आप तब अप्लाई करते हो जब आपको कोई मीटिंग्स में जाना है, कॉन्फ्रेंस में जाना है, क्लाइंट विजिट के लिए जाना हो। फॉर एग्जांपल, मैं लास्ट 2 बार से जर्मनी जा रहा हूँ ऑन साइट के लिए या फिर अपनी ऑफ साइट के लिए। बिजनेस वीज़ा के लिए यूजुअली इनविटेशन लेटर और कंपनी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
टूरिस्ट वीज़ा में आपकी लगती है। आइटिनरी, बुकिंग्स और फाइनेंशियल प्रूफ, तो वीज़ा ड्यूरेशन ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है, टाइम भी उतना लगता है और मैक्सिमम प्रूफ भी सेम ही देने पड़ते हैं, बट सिर्फ जो पर्पस होता है वो स्लाइटली डिफर करता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि यार रिजेक्टेड वीज़ा के बाद कितने टाइम बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। देखो, वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आप तुरंत नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई मिनिमम वेट टाइम नहीं है ऑफिशियली, लेकिन सेम गलतियों के साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर से रिजेक्ट होगा ही। रीज़न को समझो, डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करो और फिर कॉन्फिडेंटली रीअप्लाई करो। एंड हाँ, डोंट चेंज योर एम्बेसी अनलेस यू रियली हैव सम अदर प्लान्स। उसके बाद लोग पूछते हैं कि होटल की जो बुकिंग होती है क्या वो रियल होनी चाहिए या फिर डमी। देखो, मैं बोलूँगा कि आप कैंसिलेबल बुकिंग्स करा लो, booking.com पे या हॉस्टल वर्ल्ड पे फ्री कैंसिलेशन वाले ऑप्शंस ले लो। वीज़ा मिलने के बाद अकॉर्डिंगली प्लान बदल सकते हो आप, या फिर अपने कोई सस्ते होटल में शिफ्ट कर सकते हो, या अगर आपको वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया, अगर आप इतने अनलकी हुए तो इन दैट केस भी आपको फुल रिफंड आ जाएगा या फिर आपको अपफ्रंट पे ही नहीं करना पड़ेगा। तो आई वुड से होटल वाले ऑप्शंस में आप अवॉइड करो कि आप एजेंट से या कहीं से डमी बुकिंग ले लो। इससे अच्छा आप फुली रिफंडेबल या फिर पे एट अराइवल वाली booking.com से बुकिंग करा लो। एंड दिस लास्ट क्वेश्चन इज़ माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज आई एम अ सोलो ट्रैवलर। मुझसे 4-5 लोगों ने इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया कि यार हम सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, क्या सोलो ट्रैवल के लिए वीज़ा लेना टफ है। देखो, थोड़ा सा हाँ, सोलो ट्रैवल्स के लिए वीज़ा लेना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, स्पेशली इफ़ यू आर अनमैरिड या फिर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो। फन फैक्ट तो ये है कि मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवल यूरोप में था बैक इन 2020, जस्ट बिफोर कोविड। देखो, वीज़ा ऑफिसर को लग सकता है कि आप शायद वापस नहीं आएंगे, स्पेशली अगर आपके स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया शो नहीं किए हैं तो। इसलिए ITR, बैंक बैलेंस, जॉब या बिजनेस प्रूफ और रिटर्न फ्लाइट सब सॉलिड होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर कवर लेटर लिखो एंड ट्रिप का प्लान क्लियर रखो। सोलो होने का रीज़न भी एक्सप्लेन याद से करना। सो आई थिंक दीज वर द इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, बट अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर दो। 10+ क्वेश्चंस हुए तो इसका पार्ट 2 जल्द ही ले आऊँगा मैं। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने यूरोप ट्रैवल टिप्स एंड आइटिनरीज भी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलना। इतना देखा है तो वीडियो पसंद तो आया ही होगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शेंगन वीज़ा। बाय बाय फॉर नाउ।